क्या आपको पता है कि दुनिया की एकमात्र और पहली फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी वो भारत में है? हम लोग ये मानते हैं कि इस तरह के एडवांस विषयों में यूनिवर्सिटीज दुनिया के वेस्टर्न ब्लॉक जो हम कहते हैं अमेरिका या यूरोप में रही होंगी पहली, लेकिन भारत इस चीज पर गर्व कर सकता है कि यूनिवर्सिटी पहली बार जो है इस तरह की भारत में स्टैब्लिश हुई। जी, हम बात कर रहे हैं नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की। और ये यूनिवर्सिटी जो है पहले एक स्टेट यूनिवर्सिटी थी, 2009 में जब ये एस्टेब्लिश हुई गुजरात में, और उसके बाद से 2020 में यह नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई। और अभी इसके एक नहीं 10-10 कैंपस हैं, और एक कैंपस तो सीधे युगांडा में, यानी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में है उसमें से अभी तक की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसका ओवरसीज कैंपस है। फोरेंसिक साइंस आज की तारीख में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है क्राइम का या सोसाइटी का जहां पर उसका इस्तेमाल ना होगा। इसके लिए ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स चाहिए, उसको जनरेट करने का, क्रिएट करने का उतना बड़ा जो टैलेंट पूल या बैंक वो काम कर रही है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। जो बीएनएस है उसमें भी कई सारे जो प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके तहत जो अपराध की जांच में मैंडेटरी इस्तेमाल जो है फोरेंसिक्स का है, जो एक्सपर्ट्स का है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जैन व्यास, जो कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, फाउंडर वाइस चांसलर हैं, और खुद एक रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। 52 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हैं। देश में यह अपनी तरह का अनूठा मामला। डॉक्टर व्यास, स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नेशनल सिंपोजियम आप कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से राजधानी दिल्ली में। ये जब आपने, मुझे लगता है कि जब अपना करियर शुरू किया होगा एज ए फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट, उस समय देश में बड़े गिने चुने लैब्स रहे होंगे फोरेंसिक साइंस के। आपने उस वक्त सोचा था कि इसका मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं जब 73 में ज्वाइन किया फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गुजरात में, तब वो लेबोरेटरी का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, और 74 में इनका उद्घाटन हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 74 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे काफ़ी राज्य है जहाँ पे 73-74 के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज खुली गई। आज काफ़ी राज्य ऐसे ही है कि जहाँ पे इतने विकसित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में से एक देश की अग्रगण्य लेबोरेटरी बनाना और बनना, और इसके बाद इसका डाइवर्सिफिकेशन करके एजुकेशन में एंटर होना, और एजुकेशन में भी विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी चालू करना, इसके बाद इनका पोटेंशियल देखते हुए इनको नेशनल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करना, और भी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस देना, ये मेरे ख्याल से एक चमत्कार है। और उसका क्रेडिट मैं दिल से प्रधानमंत्री जी, हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनको दूंगा, क्योंकि इनका जो विज़न है, मैं तो काम करता गया, बट इनका जो विज़न, इनकी जो सोच थी, और इनको ये लगता था कि भाई देश के आम आदमी को अगर न्याय देना है, जिनके पास पैसे नहीं है, कोर्ट में जा के लड़ भी नहीं सकता है, तो इनके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ही ज़रूरी है, वो व्यवस्था सुदृढ़ करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को 2002 के बाद जो हमने देखा परिवर्तन, एक हम जो अहमदाबाद में एक छोटी सी सिविल हॉस्पिटल के बाजू में एक जगह थी, वहाँ पे बैठते थे। 2003 में हम लोगों को बहुत बड़ा बिल्डिंग गांधीनगर में दिया गया, और जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नामाभिधान भी एक मिसनोमर था, लोगों को लगता था कोई ब्लड टेस्ट करते होंगे, तो वो मोदी साहब ने बोला कि नहीं, ये लेबोरेटरी वर्ड तो है नहीं, आप तो भी अनेक प्रकार के क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हो। इज नॉट ए लेबोरेटरी, इट इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का नाम दिया गया, और 2003 के बाद प्रगति जो हुई है, और हम आज कभी कभी हम बताते हैं कि वट वृक्ष हो गया, जिसका बीज मोदी साहब और अमित शाह साहब ने बोआ था, और एक वट वृक्ष बन के हो गया। मुझे याद है कि 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनी, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और गृह राज्य मंत्री अमित शाह थे, जिनके बारे में आपने कहा
कि ये जो है इंस्पिरेशन रहे जिनकी वजह से ये सारा का सारा हुआ। ये आइडिया कैसे आया कि जो आपने जब ज्वाइन किया था 70s में, जो एक लैब हुआ करता था उसको पहले तो डायरेक्टरेट बनाना और फिर पूरी की पूरी फुल फ्लेज्ड फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के तौर पे खड़ा करना, ये आइडिया कैसे ट्रिगर हुआ था? इसमें ऐसा हुआ 2003 के बाद जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, उन्होंने देखा कि देश में इतनी अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी इन्वेस्टिगेशन की। तो काफ़ी कुछ केसेस पूरे देश में से जो सेंसिटिव केसेस बनते थे, कॉम्प्लेक्स केसेस बनते थे, वो गुजरात एफएसएल को रेफर किए जाते थे। तो सीबीआई का एक केस आया, मीडिया में भी आता था कि भाई सीबीआई ने एक केस इन्वेस्टिगेशन के लिए गुजरात की फोरेंसिक डिपार्टमेंट को दिया। तो मुझे पूछ करते थे वो, कब जब भी मिलते थे, एंड ही वाज वेरी कीन कि नहीं ये एरिया को प्रमोट करना है। तो बहुत रस लेते थे, हमको पूरा गवर्नमेंट का ग्रांट मिलनी चाहिए, जितनी जरूरी है इतनी सब मंजूरी मिलनी चाहिए, और उसको एक अद्यतन फैसिलिटीज के स्वरूप में देखना चाहते थे। तो फिर मुझे पूछते थे कि ये सारे केसेस हमारे यहाँ ही आते हैं, तो इसका मतलब दूसरे में तो ऐसा कोई अन्य व्यवस्था नहीं है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तीन चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक तो आपके पास अद्यतन टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाने के लिए आपके पास वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए अच्छी एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए who can handle the technology, interpret the findings and give the reports, और तीसरा चाहिए क्रेडिबिलिटी। ये तीन चीज अगर है तो आप अच्छी फोरेंसिक साइंस संस्था बन सकती है। तो इसलिए सर सब केसेस यहाँ आते हैं, हमारे पास अद्यतन टेक्नोलॉजी है सब। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे हुए तो हमारे ध्यान पे आया कि भाई ट्रेनिंग की भी सहूलत होनी चाहिए देश में। तो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उनको ज्ञान दिया जाए, वो भी इनका ही विचार था। तो हमने फिर पुलिस ऑफिसर्स नॉट फ्रॉम गुजरात, एंटायर कंट्री, उनको ट्रेनिंग देने का एक अभियान शुरू किया, और एवरी मंथ वी यूज्ड टू गेट 150 पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग राज्य में से। इसके बाद सीएम साहब की मीटिंग हुई चीफ जस्टिस के साथ, गुजरात के चीफ जस्टिस के साथ। तब ये कुछ बातों बातों में निकला, तो मोदी साहब ने बताया कि भाई गुजरात की हमारी फोरेंसिक व्यवस्था अद्यतन है, देश में सबसे ऊपर है, और मेरी इच्छा है कि जजों को भी ट्रेन करना चाहिए। तो 2008-2007 से हमने जजों को भी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। तो गुजरात के तो सब जजेस को मैंडेटरी बना गया, नया जज जैसे ही आता है तो इनको फोरेंसिक की 3 दिन की ट्रेनिंग। लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट के भी जज? लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में हमने ऐसा किया कि महीने में 1 दिन में जाऊंगा हाई कोर्ट, और वहाँ पे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इनके बारे में एक प्रेजेंटेशन दूंगा, ऐसा एक चालू किया था। तो देन we started providing training to police officers, judges, prosecutors. तो फिर मुझे एक दिन बुलाया और पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मीडिया में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। तो कुछ सेंसिटिव केसेस भी हमारे पास आते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ट्रेनिंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब पूरे एक्सपर्ट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट भी वर्ल्ड ओवर, वो इंटरनेशनल लेवल का थिंकिंग, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देश ऐसे हैं जिसमें कुछ व्यवस्था भी नहीं है, इनके पास एक्सपर्ट्स भी नहीं है। वाई कांट वी स्टार्ट यूनिवर्सिटी? तो मैं तो बिकॉज आई वॉज नॉट ए मैन ऑफ एजुकेशन, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, कभी किसी को कुछ पढ़ाया भी नहीं था, खाली वो ट्रेनिंग दे रहे थे बस। तो मैंने बोला सर मैं देख के आपको बताता हूँ। फिर 4-5 दिन के बाद गया, मैंने बोला सर मैं सब लिख दिया, इंटरनेट, गूगल सब, ऐसी कोई व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं सर पूरी दुनिया में एक क्षेत्र में। तो सर ये तो बहुत मुश्किल है, कहीं होती तो हम वो मॉडल ले लेते, चलो लंदन की फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का कॉपी कर लो, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। तो हंसने लगे, बोलता है सो व्हाट, वी शुड टेक लीड, हम लीड रहे, पूरे विश्व में लीडर्स बन जाए, इसमें क्या है, हमारे पास कैपेबिलिटी है तो लेना चाहिए।
ऐसा करो, एक प्रेजेंटेशन बनाओ ओहो, और मेरे घर पे आओ, 15 दिन का टाइम देता हूँ, एंड वी विल हैव डिस्कशन कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं, उसमें क्या क्या करेंगे। डरते डरते प्रेजेंटेशन बनाया, अपनी जो अक्ल थी, जी और फिर गया तो सब मंत्रियों को बुला दिया था, मोस्ट सम सेक्रेटरीज वर आल्सो देयर, आया प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन दिया कि सर इस प्रकार में कर सकते हैं, इस प्रकार इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, इस प्रकार के कोर्सेज चालू कर सकते हैं, इंटरनेशनली ये रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल से 2.5 घंटे तक डिस्कशन चला। इन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए काफी, क्योंकि उनका तो जी जबरदस्त बिल्कुल, है, तो खुद तैयारी करके बैठे होंगे। ही गेव हिज इनपुट्स, यानी इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर अंत में मुझे पूछा गया कि आपको कितने पैसे चाहिए टू स्टार्ट दिस यूनिवर्सिटी। जी वो मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो डरते डरते मैंने बोला सर 50 करोड़ के आसपास चाहिए इन द फर्स्ट फेज, ओके, बाद में देखेंगे। तो ठीक है, चालू कर दो। ये एक ही प्रेजेंटेशन, एक ही मुलाकात, जी एंड देन यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया। एंड फिर एक्ट बनाया गया। वो एक्ट भी इनकी इच्छा थी कि अलग प्रकार का एक्ट हो, नॉट बी लाइक अदर चाहे रूटीन रूटीन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज। एक्ट जो होते हैं। और फिर अमित शाह साहब ने ये भी निर्णय लिया कि इट विल रिमेन अंडर होम डिपार्टमेंट, नॉट अंडर एजुकेशन, एजुकेशन, ओके, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। तो एक एक्ट बनाया गया, होम डिपार्टमेंट में रखने का निर्णय लिया गया। एक्ट पास हो गया। सडनली आई गॉट एन ऑर्डर कि आपको फर्स्ट वाइस चांसलर, डायरेक्टर बनाया जा रहा है जनरल इस बनाया यूनिवर्सिटी जा रहा है यूनिवर्सिटी का, और फॉरेंसिक का जो है चार्ज डायरेक्टर का, वो तो आप होल्ड करोगे ही। तो ऐसे मैंने चालू किया, और धीरे 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 मार्गदर्शन भी लेते गए। एंड मोदी साहब का विजन भी था, अमित शाह साहब का भी इसमें जी एग्जीक्यूशन था। तो दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ट्रेन किया। जो मैं बोलता हूँ ना, मुझे गढ़ा, जी जी। ही मोल्डेड मी, बहुत ऑफ देम। तो ये बताइए कि 2020 2009 में जो है सो गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी, 2020 में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के तौर पे ये कन्वर्ट हो गई। क्या इसमें इस बात से काफ़ी सहूलियत मिली कि तब तक मोदी साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे 2014 में ही, और अमित शाह जी भी जो है 2019 में देश के गृह मंत्री बन गए थे, तो वही जो जिन लोगों ने वहाँ पर उस स्टेट यूनिवर्सिटी को इस एरिया में आगे बढ़ाया था, वही जो है यहाँ हुए, और ऐसे में नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर कन्वर्ट करना ईजी हो गया। बिल्कुल। और दूसरा, इनको ये जो 2009 से 2014-15 तक का वहाँ फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट करने की रिक्वायरमेंट, वो भी उनको माहिती थी। ये वो सब बहुत अब तक कि भाई इनकी डिमांड तो बहुत है, ये जो ज़बरदस्त ये संस्था चल रही है, दैन विद दिस डिमांड, तो कंसल्टेंसी क्या, भाई हमको परमिशन दे दिया, कोई भी देश में जाके आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमने रखी थी, मे बी बिकॉज आई एम गुजराती एंड यू नो गुजराती ट्रेड, हम पैसे के बिना कुछ नहीं करते थे। एनीथिंग, एनी सर्विस यू वांट, Any service was paid. इट वाज चार्जेबल। आज भी ऐसा ही है, आपको हमारी कोई भी सेवा चाहिए हम देंगे, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम कुछ भी, आज भी इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सबका चार्ज, कंसल्टेंसी का चार्ज, कुछ भी मदद करते हैं, वी डोंट चार्ज दैट एक्सॉर्बिटेंटली, बट जितना भी हो सके रिजनेबल चार्ज लेते हैं। डॉक्टर व्यास, जब आपने अपना करियर शुरू किया था फोरेंसिक साइंसेज में, उस वक्त जो है सो ओब्वियसली हम लोगों ने बातचीत की कि वो लैब के तौर पे शुरू हुआ था वो सफ़र, और अब जो देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने भी जब एज ए जर्नलिस्ट करियर शुरू किया था, तो जब भी फोरेंसिक साइंस का जिक्र आता था तो यही होता था कि एफएसएल की टीम जो है क्राइम सीन को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची है या उसको स्टडी करने के लिए पहुंची है। तो एक जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़कर, चूंकि अभी विज्ञान भवन में मैं एक सिंपोजियम भी अभी देख रहा था कि वह जो है फिल्म फोरेंसिक्स पर था, तो ये फोरेंसिक साइंस जो है इसका एरिया कितना एक्सपैंड कर चुका है पिछले, अगर हम 3-4 दशक की बात करें। तो जैसे विजन था कि भाई वी शुड बी लीडर्स इन दिस फील्ड, तो जैसे ही हमने ये यूनिवर्सिटी चालू की, फर्स्ट स्टेप वी डिड वाज, फर्स्ट एरिया प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स, ओके, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं था। कि भाई फोरेंसिक इज नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक के बेस पे आप क्राइम भी प्रिवेंट कर सकते हो, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो एक बड़ा है उसका ये हो गया। तो प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स को हम बहुत पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर रहे हैं।
इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक्स, ओके, जिसमें कि फोरेंसिक इज नॉट ओनली रिलेटेड टू क्राइम, कि क्राइम का रोकना और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना, नो, फोरेंसिक शुड कम टू द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सो इट शुड आल्सो हैव एन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक चालू किया, जिसमें कि डिजास्टर्स है, नेचुरल कैलेमिटीज है, उसमें किस तरह लोगों को मदद दी जाए यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इवन साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, रिहेबिलिटेशन थ्रू साइकोलॉजिकल मोड्स, ये सब हम ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक्स पे कर रहे हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया हमारा एविएशन फोरेंसिक्स, एविएशन फोरेंसिक, ओके, अंडर वाटर फोरेंसिक्स। मैं बीच में बाहर गया था सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ मैंने देखा कि दे ऑल्सो हैव डेवलप्ड वन कंसेप्ट जो हमारे पास नहीं था। बाकी हमने जो कंसेप्ट प्रमोट किए थे वो दे वर अवेयर। उनके पास था स्मार्ट सिटी फोरेंसिक्स। तो वहाँ पे स्मार्ट सिटीज बहुत है, तो स्मार्ट सिटी का क्राइम का पैटर्न और इन्वेस्टिगेशन का मेथड अलग तरीका है। तो इसके लिए दे हैव डेवलप्ड दिस स्मार्ट सिटी फोरेंसिक्स, वो भी हम लोग अडॉप्ट करके आगे चला रहे हैं। अभी आपको ये पता ही है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। तो पहले कंप्यूटर के इसमें आप देखें तो इट वाज इनिशियली कंप्यूटर फोरेंसिक्स, इसके बाद मोबाइल आए, मोबाइल से क्राइम करना चालू हो गया, मोबाइल फोरेंसिक्स। इसके बाद क्लाउड वाज देयर, तो क्लाउड फोरेंसिक्स। देन साइबर वाज द मेजर कंपोनेंट, साइबर फोरेंसिक्स। इसके बाद IoT आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT forensics, and then we have AI, now AI forensics, because now we have seen crimes are committed using AI. AI is basically for our benefit and comfort, लेकिन the criminals have got their own ideas. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस तरह क्राइम किया जाए और get some money to kill somebody, whatever crimes they want to do, they can do this. तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की फोरेंसिक की कैपेबिलिटीज आ गई है। एंड हाँ, एक और भी किया हमने, ड्रोन फोरेंसिक्स। या ड्रोन, अभी ड्रोन से भी काफी कुछ क्राइम्स हो रहे हैं। कोई जगह पे हथियार रखना, ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, ड्रोन कहाँ से आया, कौन मॉनिटर कर रहा था, क्या क्या एक्टिविटीज ड्रोन ने की, फोरेंसिकली यू कैन एनालाइज। पहले के ज़माने में क्या था कि ड्रोन जैसे ही कोई अननोन ड्रोन आता है तो आप उसको मैग्नेटिक ड्रोन भेज के उनको नष्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन वाज ओनली बेटर। अभी ऐसा आ गया है कि वी हैव ड्रोन कैप्चर्स, सो वी डोंट डिस्ट्रॉय द ड्रोन, बट ड्रोन को हम कैप्चर करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अभी कैप्चर ड्रोन पहले के जमाने में ऐसे ही रख देते थे कि ठीक है, but then we came out with the idea. This was not there even in Israel. When Israel team came for anti-drone systems demonstration, तो इन्होंने बताया हमको कि भाई हम ये ड्रोन ले लेते हैं। तो हमने बोला ड्रोन लेने के बाद क्या करते हैं, जो एजेंसीज बोलते हैं नहीं, देन इज फाइन, वी आर सेफ, ड्रोन इज कैप्चर्ड। मैंने बोला नहीं, हम उसके आगे जाना चाहते हैं, वो कैप्चर ड्रोन का फोरेंसिक एनालिसिस। क्या बात। तो देन वी एंटर्ड इनटू ड्रोन फोरेंसिक्स। डॉक्टर वैस, आजकल जो है हर आदमी, जो कॉमन मैन, जो कि आपने मोबाइल की बात की और खासतौर पे साइबर क्राइम की बात की, साइबर फोरेंसिक उसके लिए है। ये जो कॉमन मैन का आजकल बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो इस तरीके से जो साइबर ठगी हो रही है या फिर डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इस तरह के क्राइम काफ़ी बढ़ रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ ही हो रहा है, हाईली एजुकेटेड टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपनी कैपिटल, अपना हार्ड एंड मनी गंवा रहे हैं। इस तरह के क्राइम को टैकल करने में जो फोरेंसिक साइंस जो है कितना उपयोगी हो सकता है और उसको आप लोगों ने कितना मैच्योर करके रखा है? उसमें क्योंकि ये प्रकार के क्राइम जो है ना, ये दे आर नॉट बाउंड बाय कंट्री लिमिट्स। इंटरनेशनली कोई भी देश के कोई भी कोने में बैठ के आप ये क्राइम कर सकते हो पूरे विश्व में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल बिकम्स डिफिकल्ट, जिसने ये डेजिक गैजेट यूके कर दिया। विद इन इंडिया है, IP एड्रेस मिल सकता है, वो कैपेबिलिटीज डेवलप की गई है। अभी ये जो डिजिटल अरेस्ट करके पैसा ले लेने का,
इसमें हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की है। वो पैसा इमीडिएटली एक अकाउंट में जाता है, उसके बाद दूसरे अकाउंट में जाता है, तीसरे अकाउंट में जाता है। कुछ अकाउंट तक पैसा जब तक पड़ा रहा है, वी वर सक्सेसफुली एबल टू गेट दैट मनी बैक। वो क्रिमिनल तक पहुंचने का अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग, वी हैव बीन सक्सेसफुल इवन इन आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स इन सम केसेस। तो ये लोग और हमारे बीच में एक रेस चल रही है। दे कम आउट विद अ डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी, तीसरी तरह इसका उपयोग करके कोई क्राइम करना, और हम भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते करते कहते हैं कि आप क्राइम करोगे तो हम भी आपको पकड़ पाएंगे। तो इस तरह का ये रेस चल रहा है। आपने पूरी एक यूनिवर्सिटी बनाई और जो कि अब पूरे देश में, क्या हम कह सकते हैं कि विदेश में भी जा चुकी है। युगांडा में आपने कैंपस अपना खड़ा किया। जो डिमांड है खासतौर पे साइबर एक्सपर्ट्स की, खासतौर पे अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, फोरेंसिक अलग अलग क्राइम्स के लिए, तो फोरेंसिक साइंस की डिमांड जो है, जो एक्सपर्ट्स की, वो कितनी है और उसको क्या आप कैटर कर पा रहे हैं अपनी प्रेजेंट स्ट्रेंथ और कैंपसेस के जरिए? अभी आपको जैसे मालूम है, नए क्रिमिनल लॉज भी आ गए, और गृह मंत्रालय की एक इच्छा भी थी, और अपने होम मिनिस्टर साहब इनका भी था कि भाई ये जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, नए कानून ला जो रहे हैं, बीएनएस हमने पूरी बनाई थी। बीएनएस वगैरह, तो उसमें इनकी बहुत इच्छा थी कि फॉरेंसिक कंपोनेंट को मुझे इसमें लेना है और उसको बढ़ावा भी देना है, क्योंकि यही एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन में मददरूप होता है। कोर्ट में जाके एक एविडेंस के रूप में रजू किया जा सकता है, और ये मान्य एविडेंस भी हो सकता है। तो अगर आपको कन्विक्शन रेट बढ़ाना है तो राइट फ्रॉम क्राइम सीन, तो उसको इन्होंने बताया क्राइम सीन टू कोर्ट रूम, क्राइम सीन से लेके कोर्ट रूम तक पूरी फॉरेंसिक व्यवस्था, पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था। जिस तरह जैसे कि आदमी बदल जाएगा, दी दी विटनेसेस कैन गो हॉस्टाइल, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस कैन नॉट गो हॉस्टाइल, इट विल टेल यू द ट्रूथ। तो अगर आपको ट्रूथ जानना है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज़्यादा आधार रखना पड़ेगा। तो ये नए क्रिमिनल लॉ में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है कि 7 साल की सजा, 7 साल और ऊपर के सजा वाले जितने भी क्राइम है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हाजिरी क्राइम स्थल पर मैंडेटरी की गई है। इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी, तो बुलाना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हाजिरी में ही होगा। तो लुकिंग टू दी रेट ऑफ क्राइम एंड द नंबर ऑफ क्राइम्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, बहुत ज़रूरियात है। और मेरे ख्याल से ये जो निर्णय लिया गया था उस ज़माने में 2009 में, एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी चाहिए, होनी चाहिए, और फिर इनको 2020 में नेशनल बनाया गया, तब सरकार के मन में ये होगा ही कि हमको बहुत पैमाने में एक्सपर्ट चाहिए, हम लोग एक्ट में बदलाव करने जा रहे हैं, और ये एक्सपर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती गई। डॉक्टर बैस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि एक रिकॉर्ड आपने खुद पर्सनल लेवल पर भी क्रिएट किया, ना कि सिर्फ दुनिया की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई, बल्कि उसको रिकॉर्ड लेवल पर एक्सपेंड किया, और इस दौरान खुद आपके अपने करियर का भी एक रिकॉर्ड बना। 52 ईयर्स, 52 साल लगातार गवर्नमेंट सर्विस में रहने का, ये जो है, ये कीर्तिमान जो है, ये एस्टेब्लिश करना आसान नहीं रहा होगा। कैसे इतनी एनर्जी और अपनी उपयोगिता को आप बनाए रख पाए कि सरकार आपको 52 ईयर्स से लगातार गवर्नमेंट सर्विस में रखे हुए है? हाँ, ये यूनिक केस है, जैसे सबको बोल आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। तो एक निष्ठा से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, और जितना कैपेसिटी है करते रहना, करते रहना। देयर इज नो एजेंडा, देयर इज नो पर्सनल गेन काइंड ऑफ थियरी, नथिंग, बस एज अ सर्विस टू द कंट्री। और सरकार में से बहुत मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। सपोर्ट है इसलिए एक बल मिलता है, और बस और कोई मेरा एजेंडा ही नहीं है। और
आनंद है कि भाई मेरी सर्विस की कदर करते हुए मुझे इतने साल तक चालू रखा गया। दैट इज अ बिग क्रेडिट। एंड जो सरकार को विश्वास है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इन 52 ईयर्स में आपने क्राइम को बदलते देखा, क्राइम पैटर्न को बदलते देखा, क्राइम का एरिया डाइवर्सिफाई होते हुए देखा। नॉर्मल लूट, हत्या, बलात्कार, इन जैसे क्राइम्स की जगह जो तमाम किस्म के क्राइम, जिसमें कि अब साइबर क्राइम, एआई इंस्पायर्ड क्राइम, एआई जनरेटेड क्राइम, ये सारे के सारे देख रहे हैं। कुछ केसेस जिनको कि आपने एज ए यंग साइंटिस्ट, या फिर जब फोरेंसिक साइंस लैब जो गुजरात की रही उसके जब आप डायरेक्टर रहे, या फिर डायरेक्टरेट जब बनी उसके डायरेक्टर के तौर पे, या फिर फाइनली यूनिवर्सिटी के तौर पर उसके वाइस चांसलर के तौर पर, वो क्राइम जो अगर 4-5 आपके दिमाग में आते हो इस पूरी जर्नी के दौरान, जो कि बहुत डिस्टिंक्टली याद आते हैं, जिनको कि फोरेंसिक साइंसेस के इस्तेमाल की वजह से क्रैक किया जा सका, और जो कि पॉपुलर परसेप्शन में भी जिन क्राइम्स की बहुत चर्चा हुई, जिन इंसिडेंट्स की बहुत चर्चा हुई। निठारी केस मुझे याद है वो। निठारी याद है, लेकिन उसके पहले भी 1984 के आसपास या 1980 या 1986 होगा। एक एक घर में गुजरात में देयर वाज बिग एक्सप्लोजन, और थियरी था कि भाई कोई प्रसाद आपके लिए लाया गया है। तो रिक्शा वाला एक बॉक्स लेके आया, बॉक्स खोलने के लिए पूरा घर आ गया, सब बैठे बैठे बॉक्स खोल के देख रहे थे प्रसाद में क्या है। रिक्शा वाला भी बैठा हुआ था। जैसे ही खोला, ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस, घर के सब एक्सपायर हो गए इंक्लूडिंग रिक्शा वाला। तो 10 पीपल डाइड, इट वाज अ बिग थिंग। तो इमीडिएटली सरकार ने मुझे बोला कि आप जाके इसको इन्वेस्टिगेशन करिए और बताइए क्या है। तो रूटीन जो हमारा काम था, जो नॉर्मल फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं कि वो इसमें क्या एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो हमने निकाला दिया। जैसे कि जिलेटिन स्टिक वाज यूज्ड, और कास्ट आयरन सिलेंडर था जिसमें कि डाल के बनाया गया था, डिटोनेटर रखे गए थे। इज रूटीन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी कैसे बना वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। वो नॉर्मली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतना जाते नहीं। जी। हमने क्या, क्योंकि पूरा रूम बिल्कुल ये हो गया था, क्रश, नथिंग, वो रूम ही खत्म था। तो हमने जाके उनके विंडोज, डोर्स, ये सब एग्जामिन कर, वी वर जस्ट चेकिंग कि भाई कहाँ तक इनकी इम्पैक्ट गई है, किस तरह इम्पैक्ट गई है। फिर दूसरा हमने स्टडी किया पैटर्न ऑफ इंजरीज। जो लोग बैठे थे, तो हमने किक पर कहा है कि सब बैठे हुए देखते थे। एक अजीब चमत्कारिक घटनाएं होगी। डोर्स एंड विंडोज में एक जगह मैंने देखा कि विंडोज एंड डोर्स वर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, दे वर लॉक्ड। तो कोई भी, जितने भी 4 विंडो थी और 2 डोर थे वो मकान में, ये वो रूम कमरे में, दोनों डोर्स अंदर से बंद थे। जब ये प्रसाद वाला बॉक्स देखा जा रहा था, और 4 विंडो थी, चारों 4 विंडो के हमने विंडो निकाली अलग से, उनकी बॉल्टेड कंडीशन की ये वीडियो भी देखी, पूरी फिल्म बना के देखा। तो हमको लगा कि नहीं, ये प्रसाद वाला मामला नहीं है, ये तो दे वर ऑल अवेयर, और सब देखना चाहते हैं कि भाई ये कोई चीज़ आई है, उसका किस तरह इस्तेमाल करने का है, क्या है। और मैं भी रिक्शा वाला भी कुछ समझा रहा था। तो पूरा क्राइम सॉल्व हो गया, उसी दिन हो गया। मुझे याद है मैं 4-5 दिन वहाँ ठहरा, 5 दिन रह के सब कुछ ये करके, तो ये यहाँ से चालू किया था, द क्रूड थिंग। बट देन आउट ऑफ बॉक्स जाके फिर गोधरा इंसिडेंट में हमने पूरा आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें कि नॉर्मली फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है कि भाई क्या यूज़ हुआ था, वेस्ट खत्म हो गया, देयर वर ट्रेसेस ऑफ पेट्रोल फाउंड, ये देते हैं। और कुछ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तो इवन पेट्रोल लिखने से भी डरते हैं, वो लगता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर चलता था। हमने तो जाके कहाँ पेट्रोल डाला गया, कितना पेट्रोल डाला गया, अंदर से डाला गया कि विंडोज बंद थी कि खुली थी, डोर बंद था कि खुला था, विच वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो ये भी थे। निठारी का भी, जैसे आप बोलते हैं, सीरियल किलर और यूज्ड टू रेप एंड मर्डर द यंग चिल्ड्रन, दैट केस वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड। आरूसी मर्डर केस, दैट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड। काफ़ी पूरे देश में आप देखिए तो जितने भी सेंसिटिव केसेस है,
हमको एक मौका मिलता था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये बढ़ते गया, स्टाइल बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अभी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जो मैं बात करता हूँ आपको, ये रेलवे एक्सीडेंट जो हुआ उड़ीसा में, जी उसमें इट वाज artificial intelligence which we used in the investigation, and we could decide the cause, किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह ग्रीन सिग्नल चालू है, ग्रीन लाइट, जी and the train is not going straight but train was diverted. So ये भी किस तरह किया गया, पूरा साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज का इस्तेमाल करके हमने ये केस इन्वेस्टिगेट किया। तो वहाँ तक जब पहुँचे। जब काफ़ी इंटेंस पब्लिक स्क्रूटनी हो रही होती है और कोई केस काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है जिस पर कि काफ़ी इंटेंस डिबेट हो रही होती है, उस समय जो है उससे जुड़ी हुई फॉरेंसिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को करना क्या काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है? कोई प्रेशर महसूस करते हैं आप लोग? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कभी लगा नहीं, क्योंकि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स में जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हो, जिसमें आपका देयर इज नो पार्शियलिटी व्हेन द टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड एंड अलाउड टू बी यूज्ड। तो इस तरह न्यूट्रली, अगर विदाउट एनी, जैसे मैंने आपको बताया ना, नो पर्सनल एजेंडा, व्हेन यू आर वर्किंग विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा, so then people stop approaching you, putting pressure. शुरू में हो रहा होगा, when I joined, जी maybe people must have tried, फिर तो एस्टेब्लिश हो गया कि भाई यहाँ कुछ अपना चलेगा नहीं, अभी हो सकता है। तो ऐसे में जो है आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि फोरेंसिक साइंसेज की दुनिया को आप और कितना तेजी से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं, खासतौर पर इस एआई के इरा में, जहां पर कि साइबर क्राइम ऑलरेडी जो है एक सोसाइटी के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा हैपनिंग कह सकते हैं, या वो क्राइम है जिससे कि एक लार्ज पॉपुलेशन अफेक्टेड है। क्या आपका जो ये यूनिवर्सिटी है उसको भी लगातार उसके लिए अपने को फ्लेक्सिबल रखना होगा जो चेंजिंग नीड्स बिल्कुल ऑफ बिल्कुल सोसाइटी है? बिल्कुल। तो लगातार केसेस जो कोर्सेज हम चलाते हैं उसमें भी परिवर्तन किया जाता है, सिलेबस में भी परिवर्तन किया जाता है। अभी वी हैव एंटर्ड इनटू एमटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस तरह सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, तो स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। देन वी केम टू नो कि भाई भारत अभी सेमीकंडक्टर का भी हब बनने वाला है। Many companies are so we have started a course on semiconductor security and forensic investigation of semiconductor। तो वहाँ से चालू होता है, आपकी चिप जो बनेगी, अगर इसको ही आप इन्फेक्ट करके दे दो किसी को भी, तो इसमें से आप कोई भी डिजिटल डिवाइस बनाओगे, इट विल रिमेन इन्फेक्टेड एंड दैट इन्फेक्शन विल बी हिडन, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो ऊपर से देख लेगा तो आपको पता चलेगा कि लैपटॉप मेरा सेफ है, ये मेरी डिजिटल डिवाइस सेफ है, लेकिन जो चिप है उसमें पूरा इन्फेक्शन है। तो जो कुछ भी आप करोगे इट विल बी ट्रांसफर। तो सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भारत में सेमीकंडक्टर बनने जा रहे हैं तो अभी से हमने तैयारी चालू कर दी है। सेमीकंडक्टर के एक्सपर्ट्स भी बनाएंगे जो सिक्योरिटी मैनेज करेंगे और इसका इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर व्यास। इस तरीके से जो क्राइम अलग अलग किस्म के इवॉल्व हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी जिस तरह के चेंजेस ला रही है और उसमें आप फोरेंसिक साइंसेज को इतना रेलेवेंट बनाते हुए कैसे जो है वह क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन, इन तमाम चीज़ों में उपयोगी हो सके और जो लार्जर सोसाइटी है उसको सेफगार्ड कर सके, उसमें उसका इस्तेमाल बेहतर हो सके, उस पर इतने विस्तार से बताया। आपकी यूनिवर्सिटी और कामयाबी हासिल करे, नए-नए झंडे गाड़े और आप भी पर्सनल लेवल पर नए रिकॉर्ड बनाते रहें। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।